Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will solve the exercise of chapter 6 tertiary economic activities. Question number 1, complete the chain, and the second table is the answer of the this question. So A कॉलम एज इट इज़ रहेगा, उसमें नंबर 1 माथेरान, बी कॉलम में उसका है टूरिज़्म एंड सी है टर्शरी एक्टिविटी। तो माथेरान जो ये एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ आपकी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है टूरिज़्म, तो इसलिए ये टर्शरी एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। देन जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, और सैटेलाइट से इसे सिग्नल मिलते हैं और ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका चेन कंप्लीट होती है, जीपीएस, सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन। देन श्रीलंका, तो श्रीलंका में टी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता है और इसे एक्सपोर्ट किया जाता है यूके एंड अदर कंट्रीज़ को। देन पनामा कैनल, तो पनामा कैनल जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई है एटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन दोनों को ये कनेक्ट करती है। हम एटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में इंटर हो सकते हैं और पैसिफिक ओशन से एटलांटिक ओशन में इंटर हो सकते हैं थ्रू पनामा कैनल। तो ये कनेक्शन है बिटवीन एटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। देन क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, tertiary activities include A. Use of natural resources, B. Finished products, C. Raw material, D. Transportation। तो टर्शरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है डी ऑप्शन, वो है ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 2, नेचुरल पोर्ट्स, तो जो नेचुरली पोर्ट्स मौजूद है वो हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। सो ए है कोची, बी JNPT, सी दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल, डी नागपुर कार्गो हब मिहान। तो इसमें से नेचुरल पोर्ट्स जो है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें से दो तो डायरेक्टली रॉन्ग है, जो पोर्ट्स है ही नहीं है। एक है दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल एंड डी जो है नागपुर कार्गो हब। तो ये दोनों ओशन नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो इसलिए ये पोर्ट नहीं है दोनों भी। और JNPT पोर्ट है बट ये नेचुरल पोर्ट नहीं है, ये मैन मेड पोर्ट है। तो आवर आंसर इज ए कोची। देन नंबर 3, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कनेक्ट्स। तो जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे ये ऑस्ट्रेलिया की कौन से दो मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती है? ए पर्थ सिडनी, बी पर्थ व्लादिवोस्टोक, सी सिडनी वैंकूवर, डी वैंकूवर व्लादिवोस्टोक। सो आवर आंसर इज ए पर्थ सिडनी। तो ये दोनों मेजर सिटीज को कनेक्ट करती है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। देन क्वेश्चन नंबर 3, ज्योग्राफिकल रीजन्स। नंबर 1, tertiary activities include both services and exchange. Answer. Point number 1, transportation, communication, trade and commerce are the main tertiary activities. Number 2, road, rail and airways are the important modes of transportation which help in exchange of goods and services. Therefore it is a service activity। तो ये एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज इस तरह की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसीलिए इसे सर्विस एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स from areas of surplus to areas of scarcity produce in primary and secondary activities। तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, उसे ट्रांसपोर्ट करते हुए जो स्कार्सिटी रहती है जिस एरिया में उस प्रोडक्ट की, उसे वहाँ तक
पहुंचाया जाता है, यानी कि सरप्लस एरिया टू जहाँ पर स्कार्सिटी है उस एरिया में थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उस गुड्स को वहाँ पर जो है पहुंचाया जाता है। नंबर 4, क्रेडिट फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज, मार्केटिंग आर ऑल्सो टर्शरी एक्टिविटीज, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल। तो क्रेडिट फैसिलिटी, बैंकिंग, मार्केटिंग ये भी एक टर्शरी एक्टिविटी है। नंबर 5, पोस्टल सर्विसेज, शॉपकीपर, वेजिटेबल सेलर्स, फ्रूट सेलर्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सर्विस एक्टिविटीज़। तो जो पोस्टल सर्विस में शॉपकीपर है, वेजिटेबल सेलर है, फ्रूट सेलर है, ये सब भी टर्शरी एक्टिविटी में जो है इंक्लूड होते हैं। देन द प्रोपोर्शन ऑफ एयरवेज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्रीजिंग। तो जो एयरवेज है इसका प्रोपोर्शन अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लोग ज़्यादा अभी एयरलाइंस का यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रैवलिंग। सो रीज़न उसके देखेंगे हम आंसर। पॉइंट नंबर 1, एयर ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इनेबलर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Number 2, in the global world, there is exchange of goods between countries. Therefore, there is more use of air transport to carry perishable, valuable and light goods from surplus area to scarcity area. तो ये वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेडिंग की जाती है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया जाता है बिटवीन द कंट्रीज। तो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जल्द खराब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं, देन जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं और लाइट वेट गुड्स होते हैं, जो उन्हें एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो उसकी ट्रेडिंग की जाती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है और सरप्लस एरिया से उन्हें स्कार्सिटी एरिया वाले स्कार्सिटी जहाँ पर होती है उन प्रोडक्ट्स की, वहाँ तक उन्हें पहुँचाया जाता है। नंबर 3, it facilitates integration into global economy and provides vital connectivity on a national, regional and international scale। तो ये एक इंटीग्रेशन का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम जो एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम अपने कंट्री के हर एरिया से कनेक्ट हो सकते हैं, रीजन के हर एरिया से कनेक्ट होते हैं और इंटरनेशनली स्केल पर भी हम अलग अलग कंट्रीज से जो है वो कनेक्टेड रहते हैं थ्रू एयरवेज। नंबर 4, नाउअडेज टूरिज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, एयर ट्रांसपोर्ट इज मोर यूज्ड फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म। तो अभी रिसेंटली जो है टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और ज़्यादातर जो टूरिज्म किया जाता है वो थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं टूरिस्ट, तो उसमें एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और टूरिज्म को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। नंबर 5, देयरफॉर द प्रोपोर्शन ऑफ एयरवेज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्रीजिंग। तो जिसकी वजह से जो प्रोपोर्शन एयरवेज का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एज ए ट्रांसपोर्टेशन। Then number 3, geographical reason. Geographical diversity is responsible for trade to occurs। तो जो geographical diversity रहती है, यानी कि जो डिफरेंस रहता है एरियाज के अंदर, हर एरिया जो है एक दूसरे से डिफरेंट रहता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेड के लिए। ट्रेड इससे बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा देता है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो उसका रीज़न देखेंगे हम आंसर। पॉइंट नंबर 1, द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इज द सेट ऑफ फिजिकल, ह्यूमन एंड कल्चरल एलिमेंट्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर that coverage in the relatively small geographic space that is part of the same zone, region और country। तो geographical diversity जो है हर एरिया में डिफरेंट रहती है, उसके जो फिजिकल फीचर्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, देन रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन,
प्लेट्यू, प्लेन एंड ह्यूमन। तो ह्यूमन के भी अलग अलग कल्चर रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस रहते हैं, अलग आर्ट एंड क्राफ्ट रहती है। देन कल्चरल एलिमेंट्स हो गए। तो ये हर एरिया में जो है वो डिफरेंट पाया जाता है। तो जिसकी वजह से हर ज्योग्राफिकल एरिया जो रहता है उसमें ये डिफ्रेंशिएट पाए जाते हैं। हर कंट्री के अंदर, हर रीजन और जोन के अंदर ये डिफ्रेंशिएट मौजूद होता है। If you take into consideration natural regions of the world, each region is different from another। तो अगर हम नेचुरल रीजन को कंसिडर करें सिर्फ वर्ल्ड के, तो हर रीजन जो है नेचुरल रीजन वो दूसरे रीजन से डिफरेंट है। द नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल इन वन कंट्री विल बी डिफरेंट फ्रॉम वंस अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन। तो एक कंट्री के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल रहते हैं वो दूसरे कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेस दूसरे फॉर्म में रहते हैं, यानी कि दूसरे नेचुरल रिसोर्सेस वहाँ पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के अंदर फर्टाइल सॉइल है तो किसी कंट्री के अंदर क्रूड ऑयल यानी कि मिनरल ऑयल्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स के तौर पर मौजूद होता है। नंबर 3, देयर इज वेरिएशन इन क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, रिलीफ, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। तो जो फिजिकल फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल, फॉरेस्ट, रिलीफ, ये भी हर कंट्री के अंदर जो है डिफरेंट होते हैं। इनमें भी डाइवर्सिटी जो है वो मौजूद होती है। नंबर 4, डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ सर्टन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सर्टन एरियाज एंड देयर इज ट्रेड फ्रॉम सरप्लस एरियाज टू स्कार्सिटी एरियाज। तो जो अवेबिलिटी रहती है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से रिसोर्सेज की, हर रिसोर्सेज जो रहते हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज जो रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। उनकी एक स्पेशलाइजेशन रहता है, एक पर्टिकुलर टाइप की वहाँ पर प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज़ की। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है किसी एक एरिया के अंदर, वो जहाँ पर उस चीज़ की स्कार्सिटी हो दूसरे रीजन के अंदर, तो उस सरप्लस प्रोडक्ट को फिर स्कार्सिटी एरिया के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है, जिससे ट्रेड जो है वो ऑकर होता है उन दोनों एरियाज के अंदर, एरिया ऑफ सरप्लस एंड एरिया ऑफ स्कार्सिटी। नंबर 5, फॉर एग्जाम्पल इन वन रीजन प्लेंटी ऑफ ऑयल इज अवेलेबल वाइल इन अनदर रीजन नो ऑयल रिजर्व्स आर अवेलेबल। तो उसका एक एग्जांपल है, एक कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल ऑयल जो है वो मौजूद है और दूसरे कंट्री के अंदर जो है नेचुरल ऑयल बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, उसके रिजर्वायर्स वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। दिस वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन ऑयल रिच एंड ऑयल पुअर कंट्रीज। तो इस तरह के जो सिचुएशन होती है जिसमें एक कंट्री के पास बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और दूसरे कंट्री के पास बिल्कुल ही ऑयल नहीं होता है, तो ऐसे हालात में जो है ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है बिटवीन द ऑयल रिच कंट्री एंड ऑयल पुअर कंट्रीज के बीच में। तो जो ऑयल रिच कंट्री है वो ऑयल प्रोवाइड करता है ऑयल पुअर कंट्रीज को, और जो उसको ज़रूरत होती है, जो नेसेसिटी होती है उस प्रोडक्ट की, वो उस ऑयल पुअर कंट्री से जो है उसे परचेस करता है। तो इस तरह से दोनों को बेनिफिट मिलता है, दोनों कंट्रीज को। नंबर 7, दस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड टू ऑकर। तो इसलिए जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी रहती है, जो डिफ्रेंशिएशन रहता है, वो ट्रेड को जो है वो इंक्रीज करता है उन एरियाज के अंदर और ट्रेड वहाँ पर ऑकर होती है। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। So note number 1, importance of satellites as means of communication। तो हमें सैटेलाइट्स के इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताने हैं एज ए कम्युनिकेशन। आंसर, पॉइंट नंबर 1, ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट रिलेज एंड एम्पलीफाई रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल वाया ट्रांसपॉन्डर। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो एक तरह से सिग्नल जो है, सिग्नल को यहाँ पर भेजते हैं और
उसे रिले करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं, और जो रेडियो वगैरह रहते हैं उन सिग्नल को कैच कर कर वो इंफॉर्मेशन जो है दूसरों तक, आगे तक कम्युनिकेशन को पहुंचाते हैं वाया ट्रांसपॉन्डर के थ्रू। वो सिग्नल को आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। नंबर 2, communication satellites are used for television, telephone, radio, internet and military applications। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रहते हैं वो टेलीविजन के लिए सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट एंड मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं लार्ज स्केल पर। नंबर 3, द इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जो इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनी कंट्री एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ एनी कंट्री और रीजन, ये ऑब्टेन होते हैं थ्रू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये सैटेलाइट जो है वो इमेज भी कैप्चर करने का काम करते हैं थ्रू द स्पेस, और वहाँ की किसी भी कंट्री की इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रू द इमेज वो प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, satellite communication is used in remote islands in some countries and continent where landline telecommunication is rare or not available। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होते हैं ज़्यादातर जो रिमोट आइलैंड रहते हैं, यानी कि बहुत ही अलग थलग रहते हैं ये ज़मीन से, कॉन्टिनेंट से, बिल्कुल ओशन में रहते हैं और कोई दूसरा जो है लैंड सरफेस उनके करीब में नहीं होता है, तो इसलिए इसे रिमोट आइलैंड कहा जाता है। तो वहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर या कुछ कॉन्टिनेंट्स में जहाँ पर लैंडलाइन कम्युनिकेशन जो है वो अवेलेबल नहीं रहता या बहुत ही रेयर अवेलेबल रहता है वहाँ पर, तो उन एरियाज़ के अंदर भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट फ़ोन आते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। नंबर 5, एज टेलीविजन बिकम्स the main market, its demand for satellite communication becomes very important। तो टेलीविज़न जो है ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है, हर घर में टेलीविज़न जो है मौजूद होता है। तो जो टेलीविज़न पर जो भी हम प्रोग्राम्स देखते हैं तो ये सारे प्रोग्राम जो है थ्रू सैटेलाइट्स के थ्रू ही उनकी सिग्नल जो है वो हमारे घरों तक थ्रू द केबल एंड सेट टॉप बॉक्स जो है वो पहुँचते हैं। नंबर 6, satellites are also used for internet communication, military communication etc। तो सैटेलाइट जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन और जो मिलिट्री कम्युनिकेशन रहता है उसमें भी लार्ज स्केल पर इनका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट्स एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के हैं। देन thus importance of satellites as means of communication is increasing। तो जो सैटेलाइट्स का इंपॉर्टेंस है इन कम्युनिकेशन वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। देन नोट नंबर 2, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रेड। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है ट्रेड के अंदर? आंसर, पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन कैरिंग रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फॉर कंजम्पशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से सपोर्ट करता है ट्रेड को और इंडस्ट्रीज को, जहाँ से रॉ मटेरियल को जो है वो जो भी रॉ मटेरियल रहता है उसे मैन्युफैक्चरिंग एरिया तक पहुंचाया जाता है, वहाँ से फिर जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इस तरह से उन्हें उस फिनिश प्रोडक्ट को जो है वो कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर तक, कस्टमर तक उसे पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। यानी कि हर स्टेप के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है, फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी टू टर्शियरी एक्टिविटी तक। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट मीन्स टू मेक गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही ये होता है कि वो गुड्स को अवेलेबल करे कंज्यूमर तक, यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट मेक्स पॉसिबल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद ग्रेट ईज एंड स्पीड। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है पॉसिबल करता है गुड्स का मूवमेंट
वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को हम किसी भी गुड्स को जो है वो पहुंचा सकते हैं, बहुत ही ईज एंड स्पीड के साथ उस प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। Number 4, trade means exchange of goods and services. In trade, there is movement of goods from surplus area to scarcity area. The movement of good is possibly only because of transport. तो ट्रेड जो है, ट्रेड का मीन्स है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन वन रीजन टू अनदर रीजन। इन ट्रेड देयर इज ए मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सरप्लस एरिया टू स्कार्सिटी एरिया। तो इसमें प्रोडक्ट्स की, गुड्स की जो है वो एक्सचेंज की जाती है जहाँ पर वो प्रोडक्ट सरप्लस हो, और जिन एरिया के अंदर उसकी स्कार्सिटी हो तो सरप्लस एरिया से स्कार्सिटी एरिया में उसे पहुंचाया जाता है। तो ये जो मूवमेंट है ये पॉसिबल हो पाती है थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन ही ये फैसिलिटी उसे प्रोवाइड करता है ट्रेड के अंदर। नंबर 5, इन अदर वर्ड्स, विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम ये कहें कि ट्रांसपोर्टेशन के बगैर डेवलपमेंट नहीं हो सकती ट्रेड की, तो ये बिल्कुल सही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ पर नहीं होंगी किसी एरिया के अंदर तो वहाँ पर ट्रेड भी डेवलप नहीं हो सकता है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड ये पॉसिबल ही नहीं है विदाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नंबर 6, thus transport plays an important role in economic development and globalization of trade। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड को और इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, और ट्रेड को ग्लोबलाइज करने में ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नंबर 3, टूरिज्म एंड जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आंसर पॉइंट नंबर 1, टूरिज्म इज वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ मेनी इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। तो टूरिज्म एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है फॉर द सक्सेस ऑफ इकोनॉमीज। तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, टूरिज्म बूस्ट द रिवेन्यू ऑफ द इकोनॉमी। तो टूरिज्म एक तरह से रिवेन्यू को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है, क्रिएट्स थाउजेंड ऑफ जॉब्स, और जॉब को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, लॉज एंड टूरिस्ट गाइड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड होती है, जिसमें हज़ारों लोगों को उसमें जॉब जो है वो मिलती है। एंड डेवलप्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो जहाँ पर टूरिज्म इंक्रीज होगा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी जो है उस कंट्री में डेवलप होती है। नंबर 3, इट ऑल्सो क्रिएट्स जॉब इन एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेक्टर। तो टूरिज्म के वजह से दूसरे फील्ड में भी जॉब जो है वो इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस की वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हो तो उनकी जो भी फूड की रिक्वायरमेंट होंगी तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जो इंगेज रहेंगे लोग तो उनको भी उससे बेनिफिट मिलेगा, लोगों को वो फूड प्रोवाइड करेंगे। देन कम्युनिकेशन फैसिलिटी वहाँ पर इंक्रीज होंगी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर भी वहाँ पर डेवलप होता है फॉर द टूरिस्ट। Number 4, the government that depends on tourism invest a lot in the infrastructure of the country. They construct new roads and highways, develop parks, improve public places and set up airport etc. तो जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस होते हैं, टूरिज्म बहुत लार्ज स्केल पर होता है, तो उस एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट भी है जो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड रहती है वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हाईवे डेवलप करने के लिए। वहाँ पर न्यू पार्क जो है वो बनाए जाते हैं और पब्लिक प्लेसेस वहाँ पर जो है डेवलप किए जाते हैं और एयरपोर्ट भी वहाँ पर जो है
सेट किया जाता है। तो इस तरह से उस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट टूरिज्म की वजह से होता है। नंबर 5, विथ ऑगमेंटिंग फैसिलिटीज more and more tourists are attracted in such countries, thus there is boosting of the GDP। तो जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा और टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, तो ऐसे एरिया में टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और टूरिस्ट की जो नंबर होती है वहाँ पर विजिट करने के वो भी इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी जीडीपी भी जो है वो इंक्रीज होती है उस कंट्री की। तो इस तरह से एक वाइटल रोल प्ले करता है टूरिज्म इन जीडीपी। देन क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है। सो नंबर 1, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये 2 कॉलम से सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पॉइंट नंबर 1, इन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, secondary activities are concerned with activities adding value to already existing products from primary activities। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में जो है जो प्राइमरी एक्टिविटीज के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और उसे एक न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे उसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। Tertiary activities concern with providing services rather than providing material goods। तो ये एक सर्विस जो है प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर करती है और किसी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क इसमें नहीं होता है। नंबर 2, इन सेकेंडरी एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। तो जो डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो भी रिसोर्सेज उन्हें मिलते हैं एज ए रॉ मटेरियल, सेकेंडरी एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड रहती है। नंबर 2, इन टर्शियरी एक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़ डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो जो टर्शियरी एक्टिविटी का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है सेकेंडरी एक्टिविटीज के ऊपर। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आर इम्पोर्टेंट सेकेंडरी एक्टिविटीज। नंबर 3, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर टर्शियरी एक्टिविटीज। नंबर 4, सेकेंडरी एक्टिविटीज प्रोड्यूस गुड्स एंड कमोडिटीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है इसमें प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स एंड कमोडिटीज का। नंबर 4, टर्शियरी एक्टिविटीज हेल्प रीच देज गुड्स एंड कमोडिटीज टू द कंज्यूमर। तो टर्शियरी एक्टिविटीज हेल्प करती है जो भी प्रोडक्शन किया जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी में गुड्स एंड कमोडिटीज का, उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम जो है वो टर्शियरी एक्टिविटी करती है। नंबर 5, सेकेंडरी एक्टिविटीज मे बी अवे फ्रॉम द मार्केट एंड सेटलमेंट। तो सेकेंडरी एक्टिविटी जो है ये हम मार्केट एरिया और जहाँ पर सेटलमेंट है उससे दूर भी रहकर कर सकते हैं ये। नंबर 5, टर्शियरी एक्टिविटीज आर ऑलवेज नियर द मार्केट एंड सेटलमेंट। और जो टर्शियरी एक्टिविटी है वो हमेशा मार्केट और सेटलमेंट के करीब में होती है। देन नंबर 2, क्वाटरनरी एंड क्यूनरी एक्टिविटी। तो इसका हमें डिफरेंशिएट करना है क्वाटरनरी एक्टिविटीज एंड क्यूनरी एक्टिविटीज। तो 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्वाटरनरी एक्टिविटी एंड सेकंड कॉलम क्यूनरी एक्टिविटीज। तो नंबर 1, इन क्वाटरनरी एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज रिफर टू दोज एक्टिविटीज वेयर द टास्क इज टू थिंक, रिसर्च एंड डेवलप आइडियाज। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज उससे रिफर करती है जहाँ पर उनका टास्क होता है थिंक, रिसर्च एंड डेवलप आइडियाज़। तो नए नए आइडियाज़ वहाँ पर डेवलप करते हैं, नई रिसर्च करते हैं और थिंकिंग करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये क्वाटरनरी का मेन
यहाँ पर एक्टिविटी में काम होता है। देन क्यूनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व वर्क रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क होते हैं, ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग इस तरह के जो काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्यूनरी एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होते हैं। नंबर 2 क्वाटरनरी एक्टिविटी कन्फाइन टू रिसर्च ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो इसमें रिसर्च ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है उसे इंक्लूड किया जाता है। देन नंबर 2 कन्फाइन टू द हाईएस्ट लेवल डिसीजन टेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो इसमें हाईएस्ट लेवल के जो डिसीजन लिए जाते हैं और पॉलिसी बनाई जाती है वो क्यूनरी एक्टिविटीज में की जाती है। नंबर 3 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टैटिशियन, हॉस्पिटल स्टाफ, टीचर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, पीपल वर्किंग इन थिएटर्स एक्सेट्रा कम्स अंडर क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो ये सारे जो फील्ड्स है, अलग अलग जो जॉब्स है, ये सब क्वाटरनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं। देन सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, साइंटिस्ट, जजेस एक्सेट्रा कम्स अंडर क्यूनरी एक्टिविटीज। तो जो हायर लेवल पर जो रहते हैं, जो जॉब करते हैं बड़ी पोस्ट पर, वो सब जॉब जो है वो क्यूनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। लाइक साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जजेस, ये सारे जो है लोग ये क्यूनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड किए जाते हैं। देन डिफरेंशिएट नंबर 3 waterways and airways. So number 1 in waterways, development of water transport needs coastal area with broken coastline. तो जिन एरिया के अंदर कोस्टल एरिया रहता है और ब्रोकन कोस्टल लाइन होती है, वहां पर वाटरवेज जो है वो डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज नीड्स फेवरेबल क्लाइमेट, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्लेन लैंड फॉर एयरपोर्ट। तो जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी रहता है और प्लेन लैंड रहता है, बिल्कुल एक प्लेन सरफेस रहता है फ्लैट, वहाँ पर एयरपोर्ट के लिए उस तरह की जगह की उन्हें ज़रूरत होती है और ऐसे एरिया में एयरवेज जो है वो डेवलप होता है। नंबर 2 दिस इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एज कंपेयर टू एयरवेज, रोडवेज एंड रेलवेज। तो ये सबसे कम कीमत इसमें हमें पे करना पड़ता है, सबसे सस्ता ये एक ट्रांसपोर्टेशन का एक रूट होता है। देन दिस इज एन एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो एयरवेज जो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 3 heavy and bulky goods are transported, for example mineral oil, coal, machinery etc. तो जो हैवी एंड बल्की गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इसे थ्रू वाटरवेज जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल हो गया, और जो हैवी मशीनरीज रहती है उसे थ्रू वाटरवेज ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नंबर 3 लाइट, perishable and expensive goods are transported, for example electronic goods, gold, silver, fish, dairy products etc. तो एयरवेज के अंदर जो लाइट वेट प्रोडक्ट्स होते हैं और जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक फिश एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें एयरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और एक्सपेंसिव गुड्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इस तरह की चीज़ें भी जो है थ्रू एयरवेज जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। नंबर 4 स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटरवेज जो ये एक स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी स्पीड की एक लिमिट होती है। नंबर 4 फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो एयरवेज जो है ये बहुत ही फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके वर्ल्ड के किसी भी एरिया में पहुंच सकते हैं थ्रू एयरवेज। नंबर 5 मोर यूज्ड फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो जो वाटरवेज है ज़्यादातर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है देन पैसेंजर। तो पैसेंजर इसमें बहुत
कम ट्रैवल करते हैं और ज़्यादातर वाटरवेज का यूज़ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 5, मोर यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट देन फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट। तो इसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है एयरवेज एज कंपेयर टू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लिमिटेड स्केल पर होता है और ज़्यादातर इसमें जो लोग होते हैं वो पैसेंजर इसमें ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह का ये डिफ्रेंशिएट है वाटरवेज एंड एयरवेज में। देन क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। तो हमें यहाँ पर फैक्टर्स को जो है एक्सप्लेन करना है जो किसी भी कंट्रीज के अंदर ट्रेड के लिए जिम्मेदार होते हैं। आंसर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। तो जो ट्रेड को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स अभी नीचे दिए जाएंगे। तो ये सब फैक्टर्स है। नंबर 1, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेस। नंबर 2, क्लाइमेट। नंबर 3, पॉपुलेशन। नंबर 4, कल्चर। नंबर 5, इकोनॉमिक कॉस्ट। नंबर 6, स्पेशलाइजेशन। नंबर 7, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये सब फैक्टर्स जो है ये किसी भी कंट्रीज के अंदर ट्रेड के ऊपर अफेक्ट करते हैं अपना। तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सो पॉइंट नंबर 1, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेस। Distribution of natural resources is uneven. The natural resources available in one country differs from another. Because of this uneven distribution of resource, there is trade between resource surplus and resource deficient country. तो जो जितने भी नेचुरल रीजन है और जितने भी कंट्रीज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का। किसी कंट्री के अंदर कोई नेचुरल रिसोर्सेज लार्ज क्वांटिटी में रहते तो किसी कंट्री के अंदर बहुत ही स्मॉल स्केल पर वो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ट्रेड उन कंट्रीज के बीच में की जाती है। तो जहाँ पर सरप्लस होता है वो चीज़ उसे जो स्कार्सिटी या डिफिसिट वाली कंट्री है उनके बीच में ये ट्रेड जो है वहाँ पर की जाती है। तो नेचुरल रिसोर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, क्लाइमेट। Climate mainly affects the plant and animal in a region. In the areas of different climate, there are different types of plants and animals. For example, in the tropical countries like Sri Lanka, whose major export is the tea, or Malaysia and Indonesia, whose major export is rubber. These occur naturally because of favorable climate for ग्रोइंग टी एंड रबर प्लांट्स इन दिस कंट्रीज। तो जो क्लाइमेट जो है किसी भी एरिया के प्लांट्स एंड एनिमल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिफरेंट टाइप के हमें प्लांट्स और एनिमल जो है वो दिखाई देते हैं। तो उसका अगर एग्जांपल देखें हम ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर श्रीलंका जो है ये एक मेजर टी एक्सपोर्टिंग कंट्री है। उसी तरह से जो मलेशिया, इंडोनेशिया है यहाँ पर लार्ज स्केल पर रबर प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर इन क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर मौजूद होती है और जो भी उनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है फॉर एग्जांपल टी एंड रबर का, तो उसे वो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ पर इन सब का प्रोडक्शन नहीं होता है, जहाँ पर इन क्रॉप के लिए अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। तो इस तरह से क्लाइमेट भी जो है एक तरह से ट्रेड को बढ़ावा देने का काम करता है। Number 3, population. Population size, distribution and density are different in different countries. तो जो population की size होती है, जो distribution होता है और population की density जो है हर country में different रहती है। This leads to difference in production and consumption and hence trade occurs. तो जिसकी वजह से जो भी डिफ्रेंशिएशन इस यहाँ पर क्रिएट होता है प्रोडक्शन के अंदर और कंजम्पशन के अंदर। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है
तो वहाँ पर डिमांड भी जो रहेंगी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जो अदर कंट्रीज रहती है वहाँ से वो चीज़ों को इंपोर्ट करने का काम करते हैं। हेंस ट्रेड ऑकर्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये भी जो डिमांड होती है लोगों की गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की उसे अफेक्ट करती है। द कंट्री विथ लेस पॉपुलेशन डिपेंड्स मोर ऑन ट्रेड। तो जो कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है वो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादातर जो है वो ट्रेड पर डिपेंड करती है, बिकॉज फीवर ह्यूमन रिसोर्सेज इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो पॉपुलेशन कम होने की वजह से बहुत ही कम लोग जो है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, इसमें बहुत ही कम ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो इंगेज होते हैं और मैक्सिमम वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ट्रेड जो है इससे जुड़ी हुई रहती है। देन नंबर 4 साइड हेडिंग कल्चर। सम कंट्रीज आर नोन फॉर देयर स्पेसिफिक आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड ऑन देयर कल्चर। तो कुछ कंट्रीज जो है बहुत ही एक स्पेसिफिक रहती है, बहुत ज़्यादा वो दुनिया में जानी जाती है उनके एक पर्टिकुलर क्राफ्ट और आर्ट के लिए और कल्चर के लिए, और एक कोई उनका स्पेसिफिक प्रोडक्शन होता है ऑफ गुड्स विच हैव वर्ल्ड वाइड मार्केटेड। तो ये पूरे दुनिया में उसकी जो प्रोडक्ट होता है और जो क्राफ्ट होते हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल कश्मीरी शॉल और ईरानियन कारपेट्स, तो ये वर्ल्ड फेमस है, लोग बहुत ही ज़्यादा कीमत में इसे परचेज करते हैं, ईरानियन कारपेट्स और कश्मीरी शॉल को। नंबर 5 इकोनॉमिक कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द मेजर फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यानी कि जो भी प्रोडक्शन का काम है उसमें कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना कॉस्ट लगने वाला है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है किसी भी प्रोडक्शन के एक्टिविटी में। इट इज़ चीपर टू इम्पोर्ट सर्टेन गुड्स देन प्रोड्यूसिंग इट इन द कंट्री इटसेल्फ। अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट जो रहेगा उसे मैन्युफैक्चर करने का अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसे हम अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करने के बजाय जो दूसरे कंट्रीज है उनसे जो है उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं इन चीप रेट। तो इस तरह से हमें इसका प्रॉफिट भी मिलता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो इकोनॉमिक कॉस्ट वो एक तरह का रोल प्ले करती है इन ट्रेड। फॉर एग्जांपल इट इज चीपर टू इंपोर्ट टी फ्रॉम इंडिया एंड श्रीलंका देन प्रोड्यूसिंग इट इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के लिए जो है टी को प्रोड्यूस करना बहुत ही कॉस्टली लहंगा, तो इसलिए वो वहाँ के जो इंग्लैंड के लोग हैं उसे प्रोड्यूस करने के बजाय डायरेक्टली उसे टी को इंपोर्ट कर लेते हैं इंडिया और श्रीलंका से इन चीप रेट। नंबर 6 स्पेशलाइजेशन। ड्यू टू एक्सट्रीमली फेवरेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन some countries have specialization of certain goods and they are have name and fame in the world market। तो कुछ जो कंट्रीज रहते हैं या कुछ एरियाज जो रहते हैं वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने एक स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। उनका कुछ एक स्पेशल प्रोडक्ट रहता है जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा उनका नाम और बहुत ज़्यादा उनके फेम और मशहूर रहते हैं दुनिया में और उसकी वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। सो दे डेवलप एक्सपोर्ट ट्रेड। तो जो डेवलप को एक्सपोर्ट करने के ट्रेड को जो है वहाँ पर बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जांपल वॉचेस ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो जो स्विट्ज़रलैंड फेमस है उनकी वॉचेस के लिए राडो, रोलेक्स, ये वो एक ब्रांड है वहाँ का। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑफ जापान। तो जापान जो ये फेमस है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। और टेंडर बीफ ऑफ अर्जेंटीना। तो ये वर्ल्ड फेमस है और इनके प्रोडक्ट की वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ज़्यादा डिमांड होती है जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो लार्ज स्केल पर की जाती है। नंबर 7 गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अफेक्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज ऑफ सम गुड्स टू इनकरेज पीपल
to buy domestic goods, thus import trade of those goods goes down. तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो है वो ट्रेड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, तो कभी कभी गवर्नमेंट जो है इस तरह की पॉलिसी बनाती है कि वो जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज के ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज लगाती जाती है, यानी कि बहुत सारे टैक्सेस उस पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्राइस होती है जो हम अदर कंट्री से परचेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से लोग इनकरेज होते हैं जो डोमेस्टिक गुड्स को परचेस करने के लिए, यानी कि जो हमारे कंट्री का प्रोडक्ट है उसे ही परचेस करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, और इस तरह से जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं कंट्री के, उसको भी बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी बढ़ जाती है, और जो इंपोर्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट उसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उन चीज़ों की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और वो गुड्स जो रहते हैं वो गोज डाउन, यानी कि उनकी डिमांड जो है फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली हो जाता है ड्यू टू इंपोर्ट ड्यूटीज। देन क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, एक्सप्लेन। जो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, हमें एक्सप्लेन करना है किस तरह से। सो आवर आंसर इज पॉइंट नंबर 1, वेरियस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। नंबर 2, रिलीफ, क्लाइमेट एंड लोकेशन आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जो रिलीफ फीचर्स रहते हैं, यानी कि जो ज़मीन की बनावट होती है, देन क्लाइमेट और जो लोकेशन होती है, ये तीनों भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट के अंदर। नंबर 3, इट इज़ ईजियर टू बिल्ड रोडवेज एंड रेलवेज इन प्लेन एरियाज। तो जहाँ पर रिलीफ फीचर्स पूरा प्लेन रहता है, फ्लैट सरफेस रहता है, तो वहाँ पर रोडवेज एंड रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही इजी होता है। नंबर 4, डेंस फॉरेस्ट, हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स अफेक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो जिन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है, हिली एंड माउंटेनियस रीजन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज के लिए। तो इसके एग्जांपल है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में जो रेलवेज एंड रोडवेज है, इसकी डेवलपमेंट बहुत ही कम हुई है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस रीजन। नंबर 5, कोस्टल लोकेशन विथ ब्रोकन कोस्ट लाइन इज फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो जो कोस्टल लोकेशन रहती है, तो कोस्टल लोकेशन पे जहाँ पर ब्रोकन कोस्ट लाइन रहेंगी वहाँ पर फेवरेबल रहता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर, वहाँ पर जो है वो डेवलप होते हैं। नंबर 6, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज, फेवरेबल क्लाइमेट एंड प्लेन रीजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स आर इसेंशियल। तो एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पर उस एरिया का फेवरेबल क्लाइमेट होना और प्लेन रीजन होना। Number 7, foggy and smoky weather and high peaks will be obstacle for the development of air transport। तो जहाँ पर foggy and smoky weather condition रहती है और high peaks रहते हैं, यानी कि हाईएस्ट माउंटेन्स रेंज होती है, तो इस तरह से वो एक ऑब्स्टेकल, एक तरह की रुकावट का काम करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो ऐसे एरिया में एयर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं हो पाती है जहाँ पर फॉगी स्मोगी वेदर कंडीशन होती है, हाई पीक्स होते हैं। तो ये सब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है किसी भी एरिया में ट्रांसपोर्टेशन को डेवलपमेंट करने के लिए उसे अफेक्ट करते हैं। नंबर 3, व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सो आवर आंसर इज पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 2, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हैज़ बीन
historically the most important and powerful single factor in the process of economic development of industrial nation of the world like USA, France, Germany, Japan, etc. तो हिस्टोरिकली जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल जो रेलवेज है, तो जहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिन कंट्री में बहुत ज़्यादा हुई है, तो ऐसे एरिया में जो रेलवे लाइन्स है, रेलवे नेटवर्क है, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप पाया जाता है, जिसकी वजह से उस कंट्री में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है बिकॉज ऑफ गुड रेलवे नेटवर्क. उसके एग्जांपल जो है यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन कंट्रीज़ में रेलवे ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. नंबर 3, the significance of transportation in economic activity is found in its effect on both human wants and satisfaction of wants through production and distribution of goods. तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो जो भी ह्यूमन वांट्स होते हैं और जो भी उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी वांट्स को वो चाहता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो किसी भी एरिया से प्रोडक्ट को जो है वो हासिल कर सकता है किसी दूसरे एरिया से. नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीजेज द क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, देयर बाय स्टिमुलेटिंग द डिमांड एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ द नेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो क्वालिटी और जो वैरायटी होती है प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज होती है, यानी कि हम अलग अलग एरियाज के जो प्रोडक्ट है वो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अलग अलग जगह पर पहुंचाए जाते हैं, जिसकी वजह से हर एरिया की अलग अलग वैरायटी होती है, उनकी अलग क्वालिटी रहती है, जिससे में से फिर जो कंज्यूमर है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है और उसे परचेस कर सकता है. तो जिसकी वजह से ट्रेड को भी बढ़ावा मिलता है और इकोनॉमी जो है नेशन की वो भी इंक्रीज होती है. नंबर 5, transport provides various employment opportunities and boost up the economy of the country. For example, many people got employed in construction work of metro rail track. तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बहुत सारे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है. अगर उसका एग्जांपल देखेंगे हम, तो वो बहुत सारे लोग जो है वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो रेल ट्रैक. तो मेट्रो रेल ट्रैक को जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी एक तरह से जॉब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही मिला है. तो इस तरह से ये बहुत सारे लोगों को एक ट्रांसपोर्टेशन जो है जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है. देन क्वेश्चन नंबर 4, tertiary activities are expanding day by day, explain the statement. तो जो tertiary activities है वो डे बाय डे क्या हो रही है, एक्सपांड होती जा रही है. ये स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है. आंसर पॉइंट नंबर 1, tertiary activities act as the link between primary and secondary activities. तो tertiary activity एज ए लिंक जो है काम करती है प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी के बीच में, दोनों को एक तरह से कनेक्ट करती है. नंबर 2, these एक्टिविटीज आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज. तो जो टर्शरी एक्टिविटी रहती है ये ज़्यादातर सर्विस के फॉर्म में होती है, सर्विस प्रोवाइडर का काम इसमें किया जाता है. नंबर 3, टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रेड, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें टर्शरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती है. नंबर 4, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन टर्शरी एक्टिविटीज़. तो जो पब्लिक सर्विस, हॉस्पिटल, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सब टर्शरी एक्टिविटीज में इंक्लूड किए जाते हैं. नंबर 5, विथ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्रेड, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन बैंकिंग, इंश्योरेंस,
tax consultant, software developer, teacher, etc. went on expanding day by day. तो जो अलग अलग फील्ड्स है टर्शरी एक्टिविटीज़ के, टैक्स कंसल्टेंट, इंश्योरेंस, बैंकर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीचर्स, तो इनके जो नंबर है ये दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग इन फील्ड के अंदर ज़्यादा जो है वो जॉब जो है कर रहे हैं, जिसकी वजह से टर्शरी एक्टिविटी जो है वो बढ़ते जा रही है डे बाय डे। देन क्वेश्चन नंबर 7, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शो द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल इंडेक्स। तो ये मैप का क्वेश्चन है जिसमें हमें जो भी पॉइंट्स दिए गए क्वेश्चन में उसे आइडेंटिफाई करना है, उनकी लोकेशन मैप के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें इंडेक्स प्रिपेयर करनी है इस तरह से, 3 कॉलम, सीरियल नंबर, टाइटल एंड साइन, और ये 4 पॉइंट्स है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है मैप के ऊपर। उसके लिए हम सबसे पहले इंडेक्स प्रिपेयर करने के बाद साइन के कॉलम में जो साइन हम मैप पे यूज़ करने वाले हैं वही साइन इंडेक्स में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस तरह से इंडेक्स प्रिपेयर होने के बाद हम मैप जो है इनकी लोकेशन वहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो नंबर 1 है ए कैनल ब्रिंगिंग रेडिकल चेंज इन सी ट्रांसपोर्ट। तो जो कैनल की वजह से जो सी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए, उस कैनल के बारे में हमें जानना है। तो वो कैनल है स्विस कैनल। तो स्विस कैनल जो है ये इजिप्ट के अंदर मौजूद है। तो इजिप्ट जो है यहाँ पर है, और इजिप्ट के इधर ऊपर है नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रिप दिख रही है ये है रेड सी। तो अगर आप वर्ल्ड मैप अगर आपके पास होगा सामने, तो ये जो वाटर बॉडी है ये ब्लू रंग उसके ऊपर होगा, मेडिटेरियन सी में ये भी ब्लू रंग होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ब्लू कलर होगा रेड सी का। तो ये दोनों वाटर बॉडीज थी यहाँ पर, और बीच में यहाँ पर एक नैरो जो है लैंड सरफेस है, नैरो यहाँ पर हमें लैंड दिख रहा है बीच में, यहाँ पर दोनों वाटर बॉडीज के बीच में। तो जो स्वेज कैनल जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की गई है बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को वो कनेक्ट करते। तो यहाँ पर इस जगह पर जो लैंड सरफेस था इसे कट करके दोनों भी वाटर बॉडीज को एक दूसरे से थ्रू कैनल कनेक्ट किया गया है, यानी कि यहाँ से अब डायरेक्ट हम मेडिटेरियन सी से रेड सी में इंटर हो सकते हैं, और रेड सी से इंडियन ओशन में हम इंटर होकर एशियन कंट्रीज तक पहुंच सकते हैं। तो एक तरह से बहुत ही टाइम सेविंग यहाँ पर हो गई है। इससे पहले इस कैनल के कंस्ट्रक्ट करने के पहले तो जो यूरोपियंस थे वो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है चक्कर लगाकर फिर एशियन कंट्रीज तक पहुंचते थे, लेकिन यहाँ पर अभी मेडिटेरियन इस कैनल के कंस्ट्रक्ट होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट फिर मेडिटेरियन सी में इंटर होने के बाद यहाँ से सुएज कैनल से होते हुए रेड सी से इंडियन ओशन में आकर उन्हें इंडिया जाना, इंडिया या अगर दूसरे कंट्री में जाना हो तो वो पहुंच सकते। तो यहाँ पर ये कैनल कंस्ट्रक्ट की गई है जिसका नाम है सुएज कैनल। जो नैरो यहाँ पर हमें लैंड मास दिख रहा है, बस उन्हें कट करके दोनों वाटर बॉडी को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। ये फर्स्ट सुएज कैनल। देन नंबर 2 है रेलवे कनेक्टिंग 2 कॉन्टिनेंट्स। तो ये रेलवे जो है 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये रेलवे लाइन है रशिया के अंदर। तो रशिया जो है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है जो दोनों कॉन्टिनेंट के ऊपर पाई जाती है। एशिया एंड यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में रशिया का पार्ट मौजूद है। तो ये मॉस्को से यहाँ पर व्लादिवोस्टोक जो सिटी है पैसिफिक ओशन के पास, ये रेलवे लाइन मौजूद है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो यहाँ पर मॉस्को जो है ये यूरोप में आता, और यहाँ पर है व्लादिवोस्टोक जो एशिया के पार्ट में आता है। तो ये दोनों कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है रेलवे लाइन, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन में से एक है। सबसे इसका जो रूट है ये सबसे बड़ा रूट है दुनिया में, तो इसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। देन नंबर 3 एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया के अंदर मौजूद है। दिल्ली है, मुंबई है। तो हम किसी भी सिटी पे जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है हम उसे मेंशन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ दिल्ली को करेंगे।
तो दिल्ली के अंदर इंडिया का मेजर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मौजूद है, इंडिया की कैपिटल। तो यहाँ पर ये लोकेशन है। देन नंबर 4, एन इम्पोर्टेंट पोर्ट इन इंडिया। तो इम्पोर्टेंट पोर्ट जो इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पोर्ट जो है वो है मुंबई। तो मुंबई यहाँ पर इस तरह से मुंबई के यहाँ पर हमें बनाना है सिंबल उसका। तो ये मैप है, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना रहता है एग्जाम में। और एक्स्ट्रा मैप भी इस लेसन के आ सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया था चैप्टर, उसमें भी मैंने इस लेसन के बहुत सारे मैप जो है वो कवर किए, जिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वहाँ से भी आप उन वीडियो से वो मैप को जो है रिफर कर सकते हैं फॉर द स्टडी। देन क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, जिसे रीड करके हमें आंसर जो है सर्च करने हैं। तो यहाँ पर मैं जो पैसेज पूरा रीड नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द टूरिज्म सेक्टर नीड प्लानिंग। आंसर पॉइंट नंबर 1, planned development in the tourist sector is of great importance since it involves many industries working together in a complex and hence special attention. Number 2, planning will help to allot limited resources between various competitors with view to maximize output, income and employment. Then question number 2, what is the importance of communities in planning। तो मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि हमें डायरेक्टली वो पैराग्राफ से सर्च करके ही आंसर ये हमें राइट डाउन करने हैं। तो डायरेक्टली हम आंसर देख रहे हैं। सो आंसर नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कम्युनिटीज आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म। नंबर 2, it mainly depends upon level of acceptance shown by local communities. Number 3, in the process of planning their involvement is necessary and therefore community planning is necessary. Question number 3, explain any two benefits of planning। Answer, planning reduces the negative impact and boosts the positive impact for sustainable development of a destination. Number 4 question, what factors affect the economy of the host country? Answer, the development of tourism creates impact on mainly environment, socio-culture and economy of host community at any destination। तो ये सब फैक्टर्स को अफेक्ट करता है टूरिज्म होस्ट कंट्री के अंदर। नंबर 5, व्हाई प्लानिंग इज ए लॉन्ग टर्म टास्क। आंसर, प्लानिंग इज ए लॉन्ग टर्म टास्क बिकॉज प्लानिंग इज ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ preparing, upgrading and improving a destination for tourists. So this is the end of this exercise, and in next video I will upload the new chapter. Thank you.